हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-24 अप्लाइड मैथ्स। तो सर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। आइए सर, ये है आपका पैटर्न जो आप सबको पता है पहले से ही। एक क्वेश्चन सर कितने सर 18 क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 एसेशन रीजन है, 5 छोटे क्वेश्चन 2 नंबर, 6 और छोटे क्वेश्चन 3 नंबर, 4 बड़े क्वेश्चन 5 नंबर और 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 4 मार्क्स पे। ठीक, इंटरनल चॉइस मिलेगा आपको सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन में, सी में भी मिल रहा है सर और डी में भी मिल रहा है, पूरा पता चल जाएगा आपको जहां भी मिल रहा है। ठीक, तो 20 क्वेश्चन है सर। देखते हैं सर 20 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितनी पढ़ाई करी है और कितना आप सबको अच्छे से आता है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 पे। सर द वैल्यू ऑफ -17 mod 13, हाँ जी चैप्टर नंबर 1 से है सर। बताइए सर क्या होगा। -17 mod 13, क्या आंसर आएगा। 13 से डिवाइड करने पर -70, और हमेशा पता है रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। तो अगर मैं डिवाइड करता -70 13 को, तो सर मुझे मुझे यहाँ पे आप बोले सर -5 से मल्टीप्लाई करो तो -65 आएगा। ठीक, तो साइन चेंज करोगे इसका तो रिमाइंडर -5 आया, और रिमाइंडर -5 में नहीं लिख सकते आप। तो इसका मतलब ये, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे हमेशा कौन सी वैल्यू लेते हो, छोटी वैल्यू। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी। तो 5 से करने पे -65 जो है वो बड़ी वैल्यू है -70 से, तो ये नहीं ले सकते सर। आपको -6 से करोगे तो यहाँ पे -78, साइन चेंज होने के बाद आपके पास +8 आएगा। तो आंसर इज सी। ठीक सर। दूसरा सवाल सर, दूसरा सवाल अच्छा है सर। तो ऐसा दूसरे सवाल में बताओ कि ये जो पूरी इक्वेशन है x+1 अपॉन में x+2, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक जी। तो सर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इस तरफ ले आया, ठीक सर, तो x+1 एलसीएम लिया मैंने, तो -x-2 अपॉन में x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैंसिल सर। तो मेरे पास आया -1 अपॉन में x+2। ठीक सर। अब एक बात बताना आराम से सर, मुझे अगर इस पूरी वैल्यू को अगर मुझे पॉजिटिव रखना है तो नीचे वाला पार्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि सर आप बोल रहे हो अगर नीचे वाला पार्ट नेगेटिव रखना है तो x+2 की वैल्यू लेस देन 0 लेना पड़ेगा आपको, तभी नीचे वाली वैल्यू आएगी। ठीक, तो इससे x की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास, लेस देन -2। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू मैं -2 से छोटी लूंगा तब ये पूरी वैल्यू मेरी क्या जाएगी सर, पॉजिटिव आएगी। 0 आ सकती है, 0 से बड़ी आ सकती है, क्योंकि इक्वल का साइन है, हम -2 क्यों नहीं ले सकते, नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसीलिए। तो आपका आंसर 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 क्या है, -2 से छोटी। तो -2 से लेकर कहां तक सर, -2 से -∞, ओपन इंटरवल सर। कौन सा सर, बी सी, बताओ बी या सी। बी सर। सर ये नहीं ले सकते, क्लोज इंटरवल था, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा सर। ठीक जी। नहीं नहीं, ये तो वैसे भी नहीं ले सकते, इसमें 2 है सर। ये वाला सर ये नहीं ले सकते सर। ठीक सर, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये इन्फिनिटी में भी क्लोज इंटरवल नहीं आता, और 2 में भी क्लोज इंटरवल, एक इकलौता ऑप्शन है जिसमें -2 आ रहा है सर। तो मेरे पास बी आंसर है। ठीक जी, बी हो गया सर। तो अगर ये हो जाए तो मैं यहीं पे मिटा देता हूँ इनको। ठीक, आप लोग फटाफट देख सकते हैं पहले 2 क्वेश्चंस। ठीक जी, नोट लेना, मिटा दे रहा हूँ सर। ठीक जी, फटाफट इसी पे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 वैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स, मतलब सिंपल सी बात में बोल रहा सर, वो स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है। तो ये नॉर्मली जब आपने इन्फेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्लास देखोगे तो वहां पर उसको मीन को बोलते हो स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर सर बी आएगा, तीसरे का। चौथा पढ़ते हैं, इन वन सैंपल टेस्ट द एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन, द एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला पूछ रहा है सर। अगर आप 10.4 जाओगे इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स पे तो वहां पे फॉर्मूला मिलेगा आपको, T इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू अपॉन में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट में m। तो दिस इज योर बी आंसर। एक मिनट, ये नहीं है सर, बी नहीं है, रूट n यहां में नहीं है सर, ये है सर, इसमें है सर।
ये रहा सर, ठीक सर। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। पांचवा क्वेश्चन है आपके बोट एंड स्टीम चैप्टर नंबर 1 पे। अ मैन ट्रेन रोज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। वेयर सर अगर आप अप स्ट्रीम आते हो और डाउन स्ट्रीम जाते हो तो दोनों के बीच में डबल टाइम लग रहा है, मतलब अप स्ट्रीम में डबल टाइम लग रहा है जितना भी है। देन द रेट ऑफ स्टीम बताना है सर, रेट ऑफ स्टीम बता दो सर आप। अच्छा याद है आपको कि बोर्ड की स्पीड को आप एक्स बोलते थे, स्टीम को वाई बोलते थे, ठीक। तो मुझे इतनी बात समझ में आती है कि सर जो टाइम होता था अप स्ट्रीम में आप उसे क्या बोलते थे, T1। अगर बोला T1 बोल दो, T2 बोला T1, T2 बोल दो तो आपने बोला T1, ठीक। तो डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी, T2 बोल दिया, ठीक। तो T1 अपॉन में T2 सर ये 2 घंटे डबल टाइम ले रहा है, तो 2:1। पहले ये बात समझ में आ रही है सर, T1 अपॉन में T2 2:1 है। नॉर्मली जब हमने क्लास में पढ़ा था तो वहां पे T2 बोला था अप स्ट्रीम को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसका भी वही फॉर्मूला रहेगा सर। पर ये स्पीड कौन सा होगा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम, ठीक सर। अच्छा डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा सर, डिस्टेंस से डिस्टेंस हट गया तो मेरे पास फाइनली जो आंसर बचा वो बचा सर, इसको ऊपर भेज दूंगा तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन में स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम 2:1। अच्छा डाउन स्ट्रीम आपको पता था कैसे निकलता था, बोले सर x प्लस वाई कर दो, तो यहाँ पे x दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है और ये मैंने बोल दिया मान लो ये y है सर, इसको रेट ऑफ स्ट्रीम तो मैंने y बोल दिया, तो 6 प्लस वाई अपॉन में 6 माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम में 6 प्लस वाई ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, तो y को इधर भेजो, इस वाले को मैंने उधर भेजा 3 इधर, 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू माइनस 3y, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 3 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो रेट ऑफ द स्ट्रीम क्या हो जाएगा सर मेरे पास, ए आ गया सर आंसर। आराम से सर देख लो, ये था सर यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये है सर पूरा उतारा हुआ, डिटेल में बता दिया मैंने, शॉर्टकट में हो सकता था लेकिन सर ठीक है। ये आया कैसे, ये है सर पूरा यहाँ तक, ठीक सर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 देखते हैं सर, 6 देखते हैं। कर सर इफ रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड व्हेन कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अच्छा कॉइन 2 बार टॉस करोगे तो उसने बोला सर आपको क्या बताना है, मीन बताना है सर। अच्छा तो जब आप कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो x क्या आएगा सर मेरे पास, नंबर ऑफ हेड बताना है सर। तो 2 बार कॉइन टॉस करने पे हेड कितना आ सकता है सर, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको भी पता है सर, 2 बार हेड आने की 1/4, 1 बार हेड आने की 2/4 और ये भी 1/4। सर ये हेड हेड होगा, ये हेड टेल, टेल हेड, और ये क्या होगा सर टेल टेल। अब मीन क्या होता है सर, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करना होता है सर मीन। एक्सपेक्टेशन x होता था सर, ये 2/4 आ जाएगा, ये भी 2/4 और ये 0 आ गया सर। तो सबको जोड़ दूंगा मैं तो मेरे पास जो मीन आ जाएगा 2/4 प्लस 2/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो सर कहाँ है सर, कहाँ है सर, ये सर। तो मीन मेरे पास जब भी रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेता था तो x इंटू पी एक्स होता है मेरे पास px, दिस इज मेरा 1, ठीक सर। तो अभी तक सर कहाँ कहाँ से पूछा गया है, अभी तक पूछा गया है सर पहले चैप्टर से, फिर पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर से, पहले 2 3, ये फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 1, ये है आपका चैप्टर 2 है सर, ये 10 है सर, ये भी 10 है, ये पहला है सर, ये है आपका चैप्टर नंबर 9। अब ये चैप्टर कौन सा है सर, 1 से सर, ये मॉडुलस वाला था सर, मॉडुलो वाला था, तो ये पढ़ते हैं सर चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इससे हटा दे रहा हूँ। हाँ जी याद कर, कुछ था ऐसा एक्सपोनेंट पावर वाला कोई रूल था जिसपे बोला गया था कि सर कुछ ऐसी वैल्यू सोचो, कुछ ऐसी वैल्यू पावर में लो
जिसको मॉड से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 या -1 आ जाए, अगर आ सकता है तो जरा सोचो सर क्या हो सकता है सर। ये कुछ ऐसा था, याद करवा देते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 में, कि अगर मेरे पास a इज कॉन्ग्रुएंट टू b होता था तो a की पावर k इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मॉड n होता था सर, ऐसा। तो उसने बोला आपको कि सर 3 की पावर 50 में जिसका मॉड 7 है, आप बताओ रिमाइंडर जो नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव में बताना है, ठीक। तो एक बात बताओ, 3 की पावर में कितना ले जाऊं यहां पे जिससे मेरे पास रिमाइंडर 1 या -1 आ जाए, कुछ ऐसा है सर। और बहुत पास में मिल जाएगा, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 की पावर 3 करने पे क्या आया सर 27, और 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर -1 आ जाएगा सर, ठीक सर। तो अब मुझे 50 पे पहुंचना है, तो 3 के टेबल से 50 पे तो नहीं पहुंच सकते सर, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 48 पे पहुंच सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 48 पे पहुंचने के लिए दोनों तरफ से 16 की पावर, इधर भी -1 की पावर 16 कर दिया सर, मॉड 7, ये 3 की पावर 48, ये हो गया 1 सर, इवन आ जाएगा सर ऑब्वियसली, ये मॉड 7। हाँ जी, अब मुझे 3 की पावर 48 तो आ गया, अब मुझे 3 की पावर 50 पे पहुंचना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 की पावर 2 से, तो यहां पे भी 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सर ये आ गया 3 की पावर 50, ये 9 आ गया सर। सर अब 7 से तो छोटा ही आ रहा है, मॉड 7 से छोटा ना चाहिए, तो दोबारा ही जब मैं करूंगा तो मेरे पास ये 2 आ जाएगा मॉड 7। तो सर फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 50 मॉड 7 का। अच्छा ये ध्यान रखना, ये सब कॉम्पोनेंट है सर, कॉन्ग्रुएंट, हाँ सर कॉन्ग्रुएंट है सर, कॉन्ग्रुएंट सर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मॉड 7 का जो आंसर आएगा मेरे पास 2 आ जाएगा सर। अब सर इत्तेफाक की बात है, ऑप्शंस में शायद इन्होंने नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया, तो भैया इसका आंसर 2 है, इसको ठीक कर लेना, चारों ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है, बट जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो वहां पे 2 ही है, तो इसका 2 कर लेना, कोई भी किसी भी ऑप्शन को काट कर 2 कर देना, ठीक। वो है सर आपको, शायद जो भी ऑप्शन में देगा ABC दिया होगा उसी में से ABC काट के मैं बता देता हूँ आपको ऑप्शंस में क्या है सर। ऑप्शंस में नहीं मतलब कि उन्होंने कौन सा लिया मैं वो बता देता हूँ, ताकि फिर मैं उसी को काट कर ठीक कर लेना। सी को काटना, सी को काटकर 2 कर देना, सी को काटकर 2 कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये सी को काटिएगा, सी को काट पे 2 कर देना सर, क्योंकि वहाँ पे सी लिखा हुआ था, सी को मैंने 2 कर दिया बस, ठीक सर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 डन सर। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ से है सर, ये याद नहीं आ रहा, ये शायद चैप्टर नंबर 12 था आपका, कुछ परपेचुटी वाला चैप्टर था, ठीक। अब बहुत सिंपल सा था, याद है कैसे कर निकाल रहे परपेचुटी, R/I करते, हाँ स्टार्टिंग में तो आप बोले सर R + R/I होता है, बिल्कुल ठीक बात है सर, ये उतार लेना, नहीं उतारा हो तो ये मैं मिटा रहा हूँ। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 में आप बोलते सर R/I होता है, बट एक बात और ख्याल रखते थे हम लोग, चेंज कर लेते हैं सर 8वें वाले में आप बोले सर जो फॉर्मूला होता था P = R/I, जहाँ पे P का मतलब होता था प्रेजेंट वैल्यू, R मतलब एन्युटी, और I मतलब होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। तो सर ये जो I होता था, ये ध्यान रखते थे कन्वर्जन पीरियड में देखते थे सर, क्या कुछ ऐसा है तो उससे डिवाइड कर देते थे। यहाँ पे क्या है सर, ईच क्वार्टर क्या है ये, तो सर मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट होना, तो सर ईयरली क्या हो गया ये मेरे पास I/4। तो सर डालते हैं सर, क्वेश्चन डालते हैं सर, परपेचुटी 300 दे दी, एनडी बोला हुआ है 24,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना परसेंटेज में, तो सर 24,000 24,000 = 300 अपॉन में I/4% लिख दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 24,000 अपॉन में 300, ऐसे नहीं करता यहाँ पे ना, एक स्टेप और छोड़ देता हूँ अभी, ये = 300 अपॉन में I अपॉन में 400, तो सर नीचे लिख देता हूँ 1000 = 300 इंटू में 400 अपॉन में I,
3 जीरो से ये 2 जीरो लिया, ये सिंगल जीरो लिया, तो आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी आई इक्वल टू 24 अपॉन में 120। उल्टा लिख दिया सर आपने, उल्टा लिख दिया सर, आई उधर जाएगा तो सर 120 अपॉन में 24, ये ऊपर रहा ये नीचे आया तो ये 5 पे चला गया सर, तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई सर 5%। आंसर इज ए सर। तो ये है सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9। कहां से है सर, ये तो बोल ही नहीं सकते आप। इंटीग्रेशन से है सर ये, और आपको शायद याद हो तो ये सब्स्टिट्यूशन से था। किसी एक को अगर मैं टी मानूंगा दूसरा आ जाएगा, तो अगर मैं log x को टी मानूंगा ना तो नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा सर। तो अगर मैं log x को टी मानूंगा, वैसे तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ लेकिन ठीक है चलो सर बता दो सर, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा मेरे पास 1/x, तो डी एक्स आ जाएगा मेरे पास x डी टी, वैल्यू रिप्लेस कर दो सर, इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन में x इंटू में x डी टी, कैंसिल सर, तो टी स्क्वायर बाई 2, तो log x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, कौन सा है सर, कहाँ कहाँ कहाँ, दिस इज बी। सिंपल है सर, ये तो डायरेक्ट आंसर बताना ही है लेकिन चलो ठीक है कर रहे हैं, तो चीजें हमने देख ली सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। अगर थ्योरी आपने देखी होगी तो इससे साफ साफ पता चला सर कि ऐसा सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड्स वाज डिलेड फॉर अ मंथ ड्यू टू लैंडस्लाइड इन हिली ट्रेन। तो ऐसा कुछ ऐसा हो गया सर दुर्घटना, जो नॉर्मली हर बार ऐसा तो होता नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि हर सीजनल में होता है, नहीं सर, साइक्लिकल भी नहीं है, सेक्युलर भी नहीं हो सकता, तो ये सर ऐसा है जो इरेगुलर है, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा सर, बहुत रेयर चांस है ऐसा होने का, तो हो गया सर, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, फ्लैट रेट मेथड कुछ ऐसा था, वो मशीन डेप्रिसिएशन जो था आपका सिंपल सा, तो डेप्रिसिएशन तो अकाउंट्स वाले आप बता ही सकते हो, 30,000 में से 4,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय 4, तो 26,000 को 4 से डिवाइड करो तो 6,500 आएगा सर, बी। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 12 याद है कहां से ये है पे चैप्टर नंबर 13 का, जहां पे इफेक्टिव रेट पढ़ते थे, नॉमिनल रेट, CAGR ये सब पढ़ते थे आप। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू नॉमिनल रेट 6% है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो बताओ सर क्या परसेंटेज होगा। अरे सर क्या फॉर्मूला था आपका, याद हो तो इसे हटा देते हैं सर, हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो याद करवा देता हूं मैं आपको। हमने फॉर्मूला लिखा था कि सर आर इफेक्टिव लिखने के बाद मैंने बोला था कि सर 1 प्लस आई अपॉन में पी की पावर पी इज अ कन्वर्जन पीरियड -1, ये था सर। अब सर इंटू 100 करना, तो मैंने बोला था इंटू 100 कर देना परसेंटेज के लिए, पी मतलब है कन्वर्जन पीरियड, कितना कन्वर्जन हुआ है, तो 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको, कहाँ है भाई कहाँ है, 6%, तो डाल दो सर 6% 0.06 अपॉन में कितने बार कन्वर्जन हुआ सर, सेमी एनुअली, तो 2 से डिवाइड करो सर, और पावर भी 2 रहेगा, -1 इंटू 100 कर दो, तो ये आया 1. ये 03 हो जाएगा, ऐड कर दो सर 1.03 की पावर 2 -1, तो भैया 100 नहीं भी दोगे तो वो बाद में तो आ ही जाएगा सर वो, तो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, क्या है सर, नहीं दी हुई सर, तो सर इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, 1.03 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, कर दो सर 1.03, 309 कैंसल कैंसल, 301 90601, 4 के बाद पॉइंट लगाओ सर, 1.0609, 1.0609 -1 इंटू 100, तो सर ये आ गया मेरे पास 6.09% है कहीं पे ऐसे सर, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर सी, 12 का सी आ गया सर। हाँ जी, सिंपल सा सवाल सर, क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके सामने देखिए सर, कह रहा है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टमेंट है 20,000 की 2015 में, 32,000 हो रही सर 2020 में, CAGR बताओ सर, ये वैल्यू इसने दे दी आपको, बताओ सर, बहुत सिंपल सा CAGR अगर आपको याद हो तो बहुत सिंपल सा बोलता था, कुछ बोलता ही नहीं था वो सर, वो बोलता था CAGR जो होता है फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू अगर आप करोगे तो फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू
की पावर 1/n माइनस 1 होता था, यही होता था। हाँ सर यही होता था सर। तो सर फ्यूचर वैल्यू क्या है सर 2020 में 32,000, प्रेजेंट वैल्यू 20,000, और पावर कितने साल है सर 15 से 20 में कितने साल होंगे सर 5। देखो सर हिंट भी दे दिया आपको। जब इसको कैंसिल करोगे 3 0 से 3 0, 16/10 को 1.6 की पावर 1/5 माइनस 1, वैल्यू दे दी है सर पेपर में। देखो वहाँ पे किताब में कई बार नहीं देता था, बट यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम में मिलेगा आपको -1। तो ये मेरे पास आ जाएगा, अच्छा ये आया मेरे पास 0.098। अब इसको परसेंटेज में बदलूंगा तो 9.8 आ जाएगा सर। वेयर इज 9.8, ये रहा सर, दैट इज बी आंसर है सर। देख लो सर, देख लो, फिर मैं मिटाऊँ इन सबको सर। ये है सर आपका क्वेश्चन नंबर 30। फोर्टीन में बढ़ते हैं सर। 14 बोला गया है सिलेबस में नहीं है, मुझे याद है अच्छे से सर, बोला गया है सर सिलेबस में नहीं है, बट दिया हुआ है तो इसलिए कर रहे हैं सर। अब 14 क्या था, 14 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका सिलेबस है 8.5 डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 8 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो सिलेबस में नहीं था, वहां से सवाल पूछा हुआ है। अब जब पूछा हुआ है इसलिए बता रहे हैं सर, तो कर लेते हैं सर। क्या होता है ना, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसमें जो पहले जो दिया हुआ बस उसी की बात कर रहा हूं मैं। डी वाई बाई डी एक्स है इक्वेशन, होती है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये होती है, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को रखना है। जब आपने इस सवाल को रख दिया इस क्वेश्चन में, तो आपको जो आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बताना होता है जो मेनली होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है सर, आई एफ जो होता है वो बराबर होता है ई की पावर पी डी एक्स। तो अगर आपको पी पता चल जाए तो उसका इंटीग्रेशन करके ई के पावर में लगा देना है, वो होता है आई एफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पी ढूंढना, और पी ढूंढने के लिए दो चीज याद रखनी है कि सर एक तो एक्स हमेशा अकेला रहना चाहिए, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, ये जो पार्ट है आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये हमेशा अकेला रहना चाहिए, इसके सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर कुछ है तो हटाओ वहां से। दूसरी बात कि यहाँ पे y के फॉर्म में कुछ नंबर होना चाहिए, मतलब y के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो सारा ही p माना जाएगा। तो अगर मैं इस सवाल को यहाँ पे उतारूँ सर, तो यहाँ पे मतलब क्या है, सवाल उतार देता हूँ सर। ये छोटी सी बात थी, कह रहा सर x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स अकेला चाहिए, तो सर यहाँ पे x है, तो अगर x इंटू में है और इसे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी इक्वेशन को x से डिवाइड करना होगा। जैसे इसको डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड बाई डी एक्स बचेगा, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा, तो एक x कम हो जाएगा सर, ठीक। तो मेरे पास ये आया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/x ऐसे लिख दिया, y अलग कर दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे x स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है सर। अब ये थोड़ा जाना पहचाना से लग रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो यहां से हमें क्या मिलता है सर, हमें p की वैल्यू मिलती है 2/x और q की वैल्यू मिलती है x स्क्वायर। सवाल में हमसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा हुआ है, इसीलिए q से कोई मतलब नहीं है। पूरा सवाल होता सॉल्व करने के लिए तब q से मतलब होता। तो हमसे उसने IF पूछा है, और IF का फॉर्मूला होता है E इंटीग्रेशन ऑफ P dx। तो ध्यान से इतना मैं क्या लिख रहा हूँ, IF पूछा उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मैंने बोला सर E इंटीग्रेशन P dx होता है, तो E इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। और ये आपको ये पता होगा सर, E अगर मैं 2 बाहर छोड़ दूं तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, ठीक सर। पहले ये देख लो कि E IF क्या आएगा मेरे पास सर, 2/x का 2 बाहर 1/x का। अब मुझे e और log x को हटाना होगा अगर, तो इस 2 जो परेशान कर रहा है इसको कहाँ भेजूंगा मैं, पावर में। तो ये कुछ ऐसा जाएगा e log x स्क्वायर। तो जब आपस में e log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास सिर्फ x स्क्वायर। तो IF मेरे पास आ गया x स्क्वायर। तो सर देख लो सर, ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 है ना, हाँ सर 14 हो गया। देखो तो ये x स्क्वायर है सर, सी वाले पार्ट में है सर x स्क्वायर,
ठीक जी। तो ये है सर 14 का आंसर। देख लो सर, सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने करवाया भी नहीं, बट सर पूछा हुआ था तो इसलिए हमने कर लिया सर। क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पे करते हैं सर। तरह बिसाइड्स नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट द फिगर गिवन बिलो सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। सर आप ये फिगर दे दिया, आप मुझे ये बताओ फिगर गिवन सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा कंस्ट्रेंट है सर, मतलब कौन सी इक्वेशन है। तो एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में आता है, ये बाउंडेड रीजन है सर, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट बाउंडेड रीजन है। तो अगर ये ग्राफ बना है तो अगर मैं 0 0 लूंगा तो ये सारा ट्रू आ रहा होगा। तो 0 0 लेने का मतलब ये है कि एक बार समझ में 0 0 लेने पर ट्रू कब आता था, जब लेस देन का साइन होता है। तो सर एक बार समझ में अच्छा, लेस देन कहां पर है सर, एक तो ये रहा सर, एक यहां पे भी है सर, यहां पे ग्रेटर देन है तो ये नहीं चाहिए सर, फॉल्स हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर ये जब ये हर में बातें खत्म हो गई, यहाँ पे सर ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा सर। तो ना सर इक्वेशन में अगर जो ग्रेटर देन है, जैसे ये वाली बात समझा देता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे x + 2y मैं 0 0 पुट करूँगा तो जैसे आप पुट करोगे, सॉरी 5 है यहाँ पे, तो ये फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स आते ही ये जो भी इक्वेशन चाहे जो भी लाइन हो वो ऊपर की तरफ भागेगी सर। तो ऊपर की तरफ तो भागनी नहीं चाहिए सर, इसीलिए दोनों ही लेस देन का साइन होना चाहिए। तो आंसर इज ए सर। ये है मेरे पास 15 का आंसर। तो आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा सर। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल किताब जैसा क्वेश्चन है बट थोड़ा और हल्का कर दिया उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं सर। 16 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है सर। जहाँ तक मुझे याद है शायद ये 9.5 एक्सरसाइज का सवाल है ML अग्रवाल सर की किताब में। क्वेश्चन नंबर 16 तेरा x इज पॉइजन वेरिएंट सच दैट 3px = 2 इज इक्वल टू 2px = 1। अगर आपको याद हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला क्या था, PR होता था तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। ठीक सर। तो जो इसने बोला बस वैसे लिख रहा हूँ। उसने बोला 3px = 2 इज इक्वल टू 2px = 1। अच्छा ये x = 2 और 1 जो दिया हुआ ये r की वैल्यू होती है, तो इसको ऐसे लिखता हूँ 3। अब इसको इक्वेशन में डाल देते हैं सर। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा दिया नहीं है सर, लैम्डा की पावर r मतलब 2 दिया हुआ है सर, अपॉन में 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। तो सर इससे ये गया सर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा गया सर, तो मेरे पास बचा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 और ये उधर गया 2 फैक्टोरियल तो 2, तो 3 लैम्डा इक्वल टू 4। इट इम्प्लाइड लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/3। देखो सर कुछ ऐसा ही है, 4/3 ए है सर। क्या इसका आंसर ए है? हाँ सर। तो ये था सर सिंपल है क्वेश्चन नंबर 16 सर। फॉर्मूले याद होंगे, चीज़ें याद होंगी, बड़े आराम से सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 3-year मूविंग एवरेज कैसे निकालते थे? 3 साल का ऐड करके। तो सर ये 5 नंबर है तो पहले 3 साल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर 35, 36, 70, तो ये 141 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा सर? 141 को 3 से डिवाइड करने पे 4, 47। तो पहला नंबर 47 होना चाहिए सर। ये 47 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब ये भी गया सर खत्म, ये भी नहीं हो सकता सर। अब दूसरा देखते हैं सर, ये वाला 3 नंबर तो 106 और 59 165 आ रहा है सर। 165 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 5 और 5 55 आ रहा है सर। तो सर यहाँ पे 55 नहीं है सर, दूसरे नंबर पे कैंसिल, ये रहा सर है। तीसरा भी देख लेते हैं सर, फिर ये 3 है सर, श्योर है सी आंसर होता बट तीसरा भी देख रहे हैं 36, 59, 64। तो ये मेरे पास 123, 60, 60, 123, 121, 129, 159 है सर। 3 से डिवाइड करने पे 5 और 3 53 आ रहा है। हाँ सर, दिस इज योर आंसर। बाकी सारे गलत है सर। तो सी इज द आंसर 17। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 फिर से इसने पूछ लिया सर 10वें चैप्टर से। देख लो सर 10वें चैप्टर सर बार बार पूछ रहा है 10वें चैप्टर से।
द डाटा पॉइंट ऑफ नॉर्मल वेरिएंट विद मीन 12, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 एंड जेड 5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा सर मीन बताओ सर, मीन सॉरी नॉट मीन, मीन तो आपको दे दिया सर उसने आपको, तो ये पॉपुलेशन मीन पूछ रहा होगा सर। हाँ सर पॉपुलेशन मीन, तो जेड का फॉर्मूला शायद आपको याद हो, जेड होता था मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट एन, यही होता था। हाँ सर यही होता है ना फॉर्मूला। नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो उसका फॉर्मूला, सॉरी ये सिंपल है, ये आपका डाटा पॉइंट का फॉर्मूला था 10.2 था, सिंपल सा सवाल था, ये मैं जेड पे ज़्यादा लंबे चला गया सर। सिंपल फॉर्मूला था इसका, मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आप जेड निकालते थे। तो सर यहाँ पे आ जाए, जेड की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 5, मीन तुम्हें दिया हुआ है 12, नॉट सॉरी पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है, नॉर्मल वेरिएंट विद मीन, तो सर मीन माइनस 12 अपॉन में 4, तो मीन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20 + 12 दैट इज 32। ये सिंपल सा पूछा था, मैं डायरेक्ट डिटेल में चला जाए, 32 है सर इसका आंसर। ये सब हटा देता हूँ सर, 8 से लेकर 18 हो गया सर। असेसन और रीजनिंग देखेंगे सर क्या है सर सवाल। ये हटा देते हैं सर सारा, असेसन रीजन देते हैं सर। तो ऐसा कुछ सवाल दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है ट्रू है फॉल्स है क्या है सर। 19%। द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कंपनी मेड इट प्रॉफिट फंक्शंस इज गिवन बाय, ये प्रॉफिट फंक्शन है, x इज द नंबर ऑफ यूनिट एंड p इज द प्रॉफिट इन ₹59। तो ऐसा p जो है प्रॉफिट हो रहा है 59 रुपये 59 रुपीज से। अभी चेक कर लेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, रीजन बोला हुआ प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब x = a है, p' a = 0 होता है, बात सही है, बट $a इज ग्रेटर देन 0, सर ये वाली बात नहीं होती, ये लेस देन की बात होनी चाहिए, मतलब ये बात क्लियर सर, रीजन तो गलत है सर। अब स्टेटमेंट सही है या नहीं है, उसने स्टेटमेंट बोला 59 आना चाहिए प्रॉफिट, तो ये देख लेंगे सर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा था स्टेटमेंट सही होगा, रीजन तो गलत पता चल चुका है सर। तो ऑप्शन इसमें ये बात क्लियर है सर कि मेरा रीजन जो है वो फॉल्स है सर, या तो ये हो सकता है या फिर आर इज करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट नहीं सर ए भी हो सकता है, बट फिर भी निकाले देखते हैं सर, सी ही है बट फिर भी देख रहे हैं सर। अच्छा पी एक्स मुझे दिया हुआ है 41 + 24x - 8x², तो p डैश x क्या हो जाएगा मेरे पास, ये तो 0 + 24 - 24x, सॉरी ये 16 होगा 16x, तो इसको 0 के बराबर रखूंगा तो 24 - 16x = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/16 दैट इज 3/2। ठीक सर, x की वैल्यू 3/2। फिर आप बोलते हैं सर डबल डेरिवेटिव निकालो, तो डबल डेरिवेटिव आता था ये रहा सर, ये रहा सर, ये रहा, तो सर 0 - 16 विच इज लेस देन 0, तो प्रॉफिट तो मैक्सिमम हो गया सर जो उसने बोला था, बात सही है सर, बट प्रॉफिट की वैल्यू भी उसने बोला 59 है, निकाले देख लेते हैं सर। पी एक्स में 3/2 रखते हैं सर, 41 + 24 × 3/2 - 8 × 3/2 का स्क्वायर करूँगा तो 9/4, कैंसल सर, 2 कैंसल सर, 41 + 36 - 18, 18 प्लस करूँगा तो 59 आएगा सर। इसका मतलब ये है सर, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है सर, रीजन गलत है सर, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए था, यहाँ पे हमने देखा भी सर लेस देन 0 आना चाहिए था डबल डेरिवेटिव। तो सर इस आंसर इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं सर, 20 पे नजर नहीं आ रहा शायद, ऐसा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड unbiased coin is tossed 10 times is C10 6 1/2 की पावर 10। तो सर जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सर ये C10 6 से क्या मतलब होता है, C10 6 का मतलब होता है CNR, एन टोटल नंबर कितने थे 8 की बार आपने किया है, तो यह सर 6 बार कॉइन को टॉस किया था, टोटल कितने थे मेरे पास 10 बार हमने किया था, तो NR ठीक है। फिर आप बोलते हो सर कि 1/2 की पावर 10 आएगी,
अब मान लो कि 1/2 मैं बोला सर जरूरी है एट द एंड में 10 आएगा, क्यों? क्योंकि आप बोले सर अगर 6 बार आया तो 1/2 बोलोगे, और 6 बार नहीं और बाकी 4 बार नहीं आया तो वो भी 4 होगी। क्यों सर? अगर हेड आया 6 बार तो 4 बार टेल आया होगा, प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहती है, तो एट द एंड में 6 और 4 दोनों मिलकर वापस से 10 तो हो ही जाएगा सर। तो एक बार समझ में आते सर? हाँ सर, एसेशन तो सही है सर कि एन आर 1/2 ही हो रही, एट द एंड में 10 हो रही, पी और क्यू मिला के। अब उसमें बोले सब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलती है कि सर सी एन आर, देखो ये सी एन आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, बिल्कुल सर ऐसे ही निकलती है। जो आया वो हम लिखते थे सक्सेस, और टोटल में से सक्सेस हटा दे तो हम लोग क्यू के पावर में लिखते थे। हाँ सर, ये सी एन आर का मतलब ये कि हम ऐसे लेते थे एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, तो ये वही है सर। तो मतलब सर एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका आंसर ए होगा सर। ये 20 का आंसर है सर, ये 19 का आंसर है। तो ये था सर 8 नंबर वाले सवाल, 8 एसेशन और रीजन मिला के सेक्शन ए। लिटरली मैं बोल सकता हूँ कि सर 20 में से कम 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तो आने चाहिए, ठीक है। एक टाइम के लिए चलो 5 क्वेश्चन मैंने साइड कर दिया, बट ऐसा नहीं है सर क्वेश्चन नहीं सुना है या देखा नहीं है, देखा हुआ है सर सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है सर। आइए सर सेक्शन बी की चालू करते हैं शुरुआत। सेक्शन बी के क्वेश्चन तो हो जाए सर। देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आ रहा है समझ में सर? जरा पढ़िए जरा आप लोग। परपेचुटी वाला है सर। क्या फॉर्मूला होता था परपेचुटी का? अभी अभी तो थोड़ी देर पहले, पी अपॉन में पी इक्वल टू आर अपॉन में आई। परपेचुटी 1500 दे रहा है, और कितना पैसा मिल जाएगा आपको? 20,000। अच्छा, और आई क्या है? वो सेमी एनुअली या वो एनुअली है? 6 मंथ, तो सेमी एनुअली है सर। तो उसने बोला सर इंटरेस्ट का रेट बताना है। यार ये तो 1 नंबर में ही पूछ लिया, 2 नंबर में ही पूछ रहा है ये। आर अपॉन में आई बाई आई परसेंटेज बाई 2 कर दिया मैंने। तो 20,000 है मेरे पास, और इक्वल टू आर की वैल्यू 1500 है, और आई अपॉन में 200 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आई अपॉन में 200 इज इक्वल टू 1500 अपॉन में 20,000। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दिया, 2 जीरो से इसको 2 जीरो काट दिया, 7.5% आ रहा है सर। अच्छा सॉरी, अभी तो 7.5 ही आएगा सर, ठीक है, सॉरी 15/2। ये 7.5% आपने क्यों ले लिया सर? बताता हूँ इसका पीछे रीजन। सर 7.5% आया जब 6 महीने पे आपने लगाया, तो सर ईयरली क्या हो जाएगा मेरे पास? 7.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 15% होगा सर। आपने I/2 कर दिया था इसीलिए, तो नॉर्मली I/2 किया तो ऑब्वियसली वो 6 महीने वाला इंटरेस्ट ले लिया ना मैंने। जैसे 10% होता सेमी एनुअली में, आप बोलते 5%, तो मैंने वो सेमी एनुअली वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था, इसलिए 7.5 आया। आप चाहते तो ये 200 ये 2 ना लिख के तो पूरा आपका आता आई, तो मैंने वो बस वही किया मैंने यहाँ पे। हाँ पूरा ही निकालना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पूरा निकालना है। वो सेमी एनुअली तो सवाल में देते हैं, तो आई की वैल्यू आई थी मेरे पास 15%। तो आप बस आई भी लिखोगे तो आई से आंसर आ जाएगा। मैंने वो टोटली पूरा जो 6 महीने का इंटरेस्ट था वो निकाला, फिर आई निकाल दिया। आप पूरा निकाल सकते हो सर एक बार में। 21 डन सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22, जाना पहचाना सा है सर। ए स्क्वायर बताना यार फटाफट, ये तो आ ही सकता है सर। ये मिटा देते हैं हम लोग, ये मिटा रहा हूँ सर। ओ मिटाना है सर। क्वेश्चन नंबर 22, ए स्क्वायर निकालते हैं सर फटाफट। 22 का ए स्क्वायर, 2 माइनस 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2 माइनस 2 2 2 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2, तो 4 ही आएगा सर। A11 आ गया। A12 मुझे यहाँ निकालना है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो -4 प्लस -4 -2 2 भी होगा, ठीक है। फिर -2 -4 और -4, और ये मेरे पास आएगा
4+4, तो ये कुछ मेरे पास, हाँ तो ये कुछ ऐसा आ रहा है 8008, सॉरी क्या कर रहे हैं सर, माइनस 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 8 और -8 या a²। अब इसने क्या बोला था सर, सर पी ए के बराबर है, तो भैया पी ए निकाल ही लेते हैं, पहले पी ए निकाल ही लेते हैं सर। ए मैं सारे मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, तो 2p माइनस 2p माइनस 2p और 2p, अब दोनों बराबर है सर, कर दिया सर दोनों बराबर। सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फिर बराबर आ जाएंगे, मैंने शॉर्टकट मार देता हूँ सर, 2p के बराबर 8 है, तो इट इम्प्लाइड p की वैल्यू क्या जाएगी सर मेरे पास 4, किसी को भी बराबर दो आपका आंसर आ जाएगा, तो p की वैल्यू 4 आ गई सर। डन सर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 2 हो गया सर। और पार्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट, ये हटा देते हैं सर, उतारना तो उतार लीजिएगा सर, ये है सर सवाल, मिटा रहा हूं सर। हाँ जी, और पार्ट में क्या बोला है, इफ दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तरह ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, तो ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए, बहुत अच्छी बात है सर। पर मुझे एक बात बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती थी, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज तो हो बट माइनस के बराबर, माइनस ए ट्रांसपोज मेरे पास होता था ए मैट्रिक्स के बराबर, ठीक सर, यही होता था। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए आई जे, किसके बराबर होता सर, माइनस ए जे आई के, सर ट्रांसपोज मतलब कॉलम और रो पे इंटरचेंज, तो मैंने माइनस डाल दिया सर, ठीक जी। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी सर, बता दो सर आप, अगर आप बता पाते हो बहुत अच्छी बात है सर। तो अगर मैं बी की वैल्यू कितनी है सर, बी जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है सर, A22 है सर, A22 बी है, तो अगर मैं इसका उल्टा आपसे पूछूं A22 का, तो माइनस A22 क्या हो जाएगा सर मेरे पास, माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या आएगी यार, बताओ यार, ये दोनों बराबर रख दो, ऐसा रहता है, ये कंडीशन रखा, बी इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी प्लस बी इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू 0, तो इट इम्प्लाइड बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 0, तो बी तो 0 आ गया सर, सिंपली मैंने दोनों वैल्यू निकाली, उल्टा और सीधा वाला, दोनों तो बराबर रखा और आंसर आ गया। अब ए की वैल्यू बताना सर, ए किसके बराबर है, ए है मेरे पास, ऐसे लेता हूं, A12 जो है वो मेरे पास बराबर है A2, ठीक सर, A12 ए है, तो ए माइनस A21 किसके बराबर है सर, A21 कहाँ है, A21 2 के बराबर है सर, तो -2 हो जाएगा सर, माइनस पहले से ही है ना, ठीक है सर, तो दोनों तो बराबर रखूंगा, तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास -2। अब इसी तरह अगर मैं सी पूछने गया आपसे, बदल लेते हैं सर कलर, सी पूछने गया तो आप बोलो सर सी कहाँ पर है सर, A31 है मेरे पास सी, तो -A13, तो A13 बताओ, बस साइन बदल देंगे 3, तो ये -3, तो सी तो लिखा है सर। अब उसने पूछा है A प्लस बी प्लस सी बता दो सर, तो A है मेरे पास -2, B तो 0 है और -3, तो -5 बन गया सर, ये सर मिला लो सर, हाँ 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 ऐसे ही करना है। अच्छा आपने सोचा था कि कैसे खोलते, मतलब ट्रांसपोर्ट से रखा आपने, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने बोला, नहीं 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 ये बिल्कुल सही है सर, मुझे इन सब से मतलब ही नहीं, मुझे इससे मतलब है और इससे मतलब है, ये है सर, बिल्कुल इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा सर, ऐसे ही करना, 2 नंबर का सवाल है यार, क्या करोगे। तीसरे पार्ट 23 पे आते हैं सर, ये उतार लीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट है।
कोऑपरेटिव सिनेरियो, फार्मर हैज 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड 2 क्रॉप्स ए एंड बी। ए एंड बी है सर, 2 क्रॉप। कंट्रोल वीड्स, पेस्टिसाइड्स हैज टू यूज फॉर क्रॉप ए एंड बी। रेट दे दिया उसने आपको इतना इतना पर हेक्टेयर दे दिया। नो मोर 750 ग्राम ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी यूज। 750 ग्राम से ज़्यादा यूज नहीं होना। जब मैक्सिमम दे दिया उसने कैपेसिटी। प्रॉफिट भी बता दिया सर उसने, ए एंड बी का इतना है सर। आपको बोला सर आप इसको फॉर्मुलेट करो, सिर्फ इक्वेशन बनानी है और नहीं करना कि ग्राफ बनाने लग जाओ, शेडेड रीजन वाला कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मुलेट करना, इक्वेशन बनाना है, सवाल खत्म। तो किसको कितना क्रॉप जाएगा सर, बस इक्वेशन बनानी है। तो सर आपको वो चीज़ जो मानना है वही चीज़ बनाता हूँ मैं, बस सिंपल सा इसको हटा देता हूँ। सर उसने बोला कि फॉर्मुलेट द अबव इन ऑर्डर टू एलोकेट लैंड टू ईच क्रॉप फॉर मैक्सिमम यूज। तो सर आप ये बता दो सर कि किसको कितना हेक्टेयर लैंड, सॉरी लैंड अलॉट होगा। तो मैंने बोल दिया सर लेट x हेक्टेयर लैंड अलॉटेड टू ए बोल दिया मैंने, और y मैंने बोल दिया b को। ठीक सर। तो सर इसको इतना जाएगा, इसको इतना जाएगा, तो टोटल दोनों मिला के कितना है सर, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। 10 हेक्टेयर था सर टोटल ए और बी के पास। ठीक सर। तो पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई सिंपल, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। दूसरा उसमें बोला जो रेट है सर 30 ग्राम और 50 ग्राम पर हेक्टेयर है सर। ए एंड बी का जो रेट है, ए के पास 30 ग्राम पर हेक्टेयर, तो 30 ग्राम पर हेक्टेयर मतलब ए के पास ए हमने x माना था, तो 30x प्लस 15y, ये कितना सर लेस देन इक्वल टू 750। टोटल इतना ही है सर ग्राम। ठीक। द प्रॉफिट, तो सर आपको ना जब पेपर में आपको बताना है ना, तो ये तो आपने ऐसे लिख दिया, अब आपको फिर तरीके से बताना है। तरीके से कैसे बताना है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू प्रॉफिट वाला क्या है सर 8000 x प्लस 9500 y, ये होगा पहला। फिर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी सर, कौन सा, ये जो आप इक्वेशन बनाते हो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। इस बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। फिर आप बोलोगे सर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, 30x प्लस 15y लेस देन इक्वल टू 750। इसको छोटा कर सकते हैं सर, 15 टेबल में जाता है सर, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, और वो जीरो वाला भी आपको लिखना है सर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव होता है सर कंस्टेंट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने बताया सर, जो आप मानते हो तभी नेगेटिव नहीं है। ये बाहर नहीं लिखते, तो ये फिर ये भी लिख दो, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कंस्टेंट। और इसका लिखना तो ये लिख दो सर, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 ग्राम पर हेक्टेयर, नो मोर ग्राम ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी यूज। तो ये भी कैपेसिटी आप स्टोरेज कंस्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ये आप बोल सकते हो सर कि इन्वेस्टमेंट कंस्टेंट। तो ये होता है सर, ये चीज़ बस ये बताना होता है, ये चीज़ लिख दो, बाकी इसमें ये कोई लिखना जरूरी नहीं होता सर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको ये बताना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा फिर कंस्टेंट आएगा। तो आप साइड में पहले इक्वेशन बना लो फिर ऐसे लिखो। तो बस इतना ही बनाना है, 2 नंबर है और कुछ नहीं करना, फिर ग्राफ बनाने जाओ कुछ भी। तो ये था हमारा 24 और पार्ट में सर 23 था हमारा, 24 देखते हैं सर, ये 23 था हमारा। ये एक बार देख लो सर, यहाँ से यहाँ तक है सर। ठीक, फिर मैं आप 24 पढ़ते हैं, जब तक पढ़ो या 24, बाकी डिलीट मारता हूँ सर, मैं हटा रहा हूँ सर बाकी सबको। हाँ 24
अच्छा 24 ध्यान से देखो, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर शायद ऊपर में पढ़ा है, कुछ भी चेंज नहीं है, डबल टाइम लग रहा है, वही टाइम है, स्पीड दे दिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है सर, वही डबल टाइम लग रहा है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो ये मैं नहीं करवा रहा सर। 24 वाला बिल्कुल वही वाला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट करते हैं सर। तो सर ए कैन रन 40 मीटर वाइल बी रन 50 मीटर इन सेम टाइम। सर ए 40 मीटर दौड़ता है तो 50 मीटर दौड़ता है बी उसी टाइम में। तो मैं अगर मैं आपसे पूछूं रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या होगा सर? 4/5 मतलब 40/50, तो आपने बोला 4/5। अब 1000 मीटर का रेस है तो भैया ए बाय बी जो है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि 4/5 ये ए है, तो भाई ये तो पहुंच गया 1000 पे। अब वो पूछ रहा है भैया जो, अब सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ए थोड़ी पहुंचा सर, बी पहुंचा ना, क्योंकि बी ज्यादा दौड़ रहा है ना सर। तो तरह सर आप ये बताओ कि बी ने कितने डिस्टेंस से हराया ए को, तो भाई ए को मैंने यहाँ पे एक्स बोल दिया, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1000 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 800। तो ये आंसर नहीं है, ये तो आंसर है कि जितना उसे कवर किया उसी टाइम में। तो बीट क्या हो जाए सर, क्या हो जाए सर? आंसर इज 200 मीटर जो बीट किया बी ने ए को। सर बहुत सिंपल सवाल है सर। तो 24 हमने किया है, 25। अच्छा एक क्वेश्चन बस बचा हुआ है, ये ट्राई करना। 25 हम करेंगे, यहीं से चालू करेंगे, ठीक सर। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं सर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट सर, सेकंड पार्ट है हमारा ये, ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए तो सर, फिर मिलेंगे सर, इसी से आगे आगे बढ़ेंगे सर।